हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग और आज हम फिज़िक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ फ्लूइड्स। तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो है कि भाई फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है, तो जैसा कि आपको इसकी डेफिनेशंस ध्यान रखनी है। तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज़ द सब्सटेंस विच फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई फ्लूइड अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब फ्लो कैसे करेगा? मतलब ये हुआ कि वो कोई भी अगर मान लो उस पर टेंजेंशियल कोई भी फोर्स लगाए तो उस केस में क्या होगा, वो तुरंत उसकी डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर दे और उसका कुछ शेप साइज नहीं होती। जैसे अगर मान लो बात करूं कि मैं एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में पानी भर दूं, ठीक है, तो वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। अगर मैंने एक क्यूबॉइडल शेप के अंदर पानी भर दिया तो वो क्यूबॉइडल शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन को समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें नेक्स्ट आता है कि भाई जो फ्लूइड है उसमें हम किसको लेते हैं? तो फ्लूइड के अंदर हम लिक्विड और गैस दोनों को ले सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्लूइड में कई बच्चे सोचते हैं कि केवल लिक्विड आता है, नहीं, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड कहलाते हैं क्योंकि दोनों फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड है। अब बात आती है कि भाई फ्लूइड लिक्विड गैस हो गया, यानी पानी भी फ्लूइड हो गया, कैरोसिन भी फ्लूइड हो गया, एयर भी फ्लूइड हो गई, ठीक है, कोई भी गैस भी फ्लूइड हो गई। तो फिर अब इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि रियल सिचुएशन और एक आइडियल सिचुएशन में कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, रियल सिचुएशन को पढ़ना के लिए हमें पहले कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़ता है। उन स्टैंडर्ड्स को हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। ठीक है, कि भाई अगर हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर करें तो उस पर ये चीज़ें अप्लाई हो जाएगी जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर फिर आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो आइडियल फ्लूइड का मतलब एक्चुअली जो हमारी रियल गैसेस वगैरह है या रियल फ्लो चल रहा है लिक्विड वगैरह का, वो आइडियल फ्लूइड के नियर अबाउट है, लेकिन एग्जैक्टली आइडियल फ्लूइड नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हम लॉज यहाँ पर सब चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं वो आइडियल फ्लूइड पर तो अप्लाई होगी, इनके ऊपर भी अप्लाई होगी, लेकिन विद सम करेक्शन। ठीक है, थोड़े से करेक्शन के साथ इनके ऊपर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, बट पहले हमें आइडियल तो सीखना पड़ेगा, तभी तो हम करेक्शन सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि सर आइडियल फ्लूइड की क्या, हमें कैसे पता चलेगा ये आइडियल फ्लूइड है या नहीं है? तो आइडियल फ्लूइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइडियल फ्लूइड में जो हम बात करें कि आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, तो आइडियल फ्लूइड की बात अगर हम करें तो आइडियल फ्लूइड में हम जो मेन कंसर्न लेंगे वो ये लेंगे कि भाई आइडियल फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तो बहुत छोटे हैं, ठीक है, और वो लगभग अगर मान लो बात करें तो उनके बीच का इंटरेक्शन बहुत नेग्लिजिबल है, इंटरेक्शन बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लेकिन बहुत कम है, यानी वो एक के बाद एक चलते रहेंगे, इंटरेक्शन है। ठीक है, और इसका एक और चीज़ आती है इसके अंदर, इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो इसकी ध्यान से सोचा हूँ तो आइडियल फ्लूइड में मेन 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट कि ये क्या होने चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होने चाहिए। इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। सेकंड, ये इररोटेशनल होना चाहिए। और इसको हम बोल सकते हैं स्टेडी फ्लो होना चाहिए। अब इसमें हम ये मानते हैं कि भाई जैसे जो है ना आइडियल फ्लूइड है, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स की बीच की दूरी जो है वो चेंज नहीं होगी अंडर एनी प्रेशर। ठीक है, कोई भी फोर्स वगैरह आप लगा रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी एज इट इज चलेगी, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने फ्लो वगैरह को एडजस्ट करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इररोटेशनल। इररोटेशनल का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर अगर पानी बह रहा है, ठीक है, सपोज करो कि कोई है ना कोई भी कहीं पर भी नदी वगैरह बह रही है, वहाँ आप कभी कोई पत्ता या कोई पेपर डाल के देखना,
ठीक है। तो आप देखोगे कि वो पेपर ऐसे ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि रोटेशनल। अब वो पत्ता या पेपर क्यों घूम रहा है? इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो भी एक्चुअली ऐसे घूमते 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 आगे बढ़ते हैं, तो उसी के साथ साथ वो पत्ता या पेपर भी घूमता जा रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड मतलब इररोटेशनल। इररोटेशनल फ्लो का मतलब हुआ कि वो घूमते हुए नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हमने ये माना है कि भाई सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अच्छे बच्चों की तरह लाइन बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये इररोटेशनल फ्लो है, ठीक है। इररोटेशनल का मतलब समझ में आ गया, बिना घूमे आगे बढ़ना, ठीक है, सीधे 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 आगे बढ़ना। थर्ड प्रॉपर्टी जो आइडियल फ्लूइड में हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं स्टेडी फ्लो। स्टेडी मतलब होता है लगातार। तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या हुआ कि ये जो आइडियल फ्लूइड है वो लगातार फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से, इसका मतलब स्टेडी फ्लो का मतलब समझना कि सपोज करो कि ये कोई पाइपलाइन है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं इसके किसी भी एक क्रॉस सेक्शन की बात करूं, क्रॉस सेक्शन मतलब समझते हो कि जैसे ये अपने पास पाइप है तो इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको हम क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं। हम इसे यहाँ से भी काट के ऐसा ही पार्ट मिलेगा, उसे भी क्रॉस सेक्शन कहेंगे। तो अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो इस क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। ध्यान देना मैंने क्या बोला, इस क्रॉस सेक्शन से मान लो कि भाई ये दो मॉलिक्यूल है ए और बी। जब ए वाला मॉलिक्यूल यहां से गुजरेगा तो उसकी स्पीड है सपोज v1 या 2 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड, जो भी मानो। तो जब बी वाला मॉलिक्यूल यहां से गुजरेगा तो उसकी भी स्पीड कितनी होनी चाहिए? v1, ठीक है। तो जो ए की स्पीड यहां पर होगी वही स्पीड बी की होनी चाहिए, यानी कोई भी मॉलिक्यूल जब इस क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा तो उसकी स्पीड हमेशा वही होनी चाहिए जो इसके प्रीवियस वाले मॉलिक्यूल की होगी। तो इसे हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो। अब इसका ये मतलब नहीं है अगर मैं क्रॉस सेक्शन यहाँ और यहाँ लूँ, सपोज दिस इज क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 2, तो इसका ये मतलब नहीं कि 1 और 2 पर स्पीड सेम होगी। यहाँ अलग स्पीड हो सकती है v2, यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ की स्पीड v है तो हर मॉलिक्यूल जो इस वाले क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा उसकी स्पीड v2 ही रहेगी। हर मॉलिक्यूल चाहे वो ए गुजरे, बी गुजरे, सी गुजरे, कोई भी इस क्रॉस सेक्शन में गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 ही रहेगी। तो इसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो, यानी लगातार फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी तेज पानी आ गया कभी धीरे आ गया, तो उसे हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो, ठीक है। तो अगर मान लो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम कंसीडर करते हैं वो है इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। इसका कई जगह यूज होने वाला है अपना, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स अभी अपन पढ़ेंगे। भाई मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या हुआ? डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यानी हम फ्लूइड की इस पूरे चैप्टर में फ्लूइड की डेंसिटी को कांस्टेंट लेंगे, चाहे हम हाइट पर मेजर करें, चाहे अंदर मेजर करें, चाहे फ्लो कर रहा हो तो यहाँ मेजर करें, वहाँ मेजर करें, ठीक है। अगर एक ही फ्लूइड है तो उसकी डेंसिटी हर जगह हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। वैसे तो अगर हम बात करें एयर में तो बहुत अंतर आ ही जाता है कभी, कि जैसे अगर मान लो एयर है नीचे आई, ठीक है, तो नीचे वाली जगह पर ऊपर वाले का प्रेशर लगेगा मॉलिक्यूल का, तो वहाँ की डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अपन आइडियल फ्लूइड की बात करें तो वो लगभग कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो इसे हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबिलिटी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। दो आइडियल फ्लूइड हमें समझ में आ गया। अब हम इसमें आइडियल फ्लूइड के एप्लीकेशंस पर आ रहे हैं, ठीक है। इसको चाहो तो लिख लो, है ना, मैं मिटा रहा हूं, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ गई। अब हम इसकी कुछ और फिनोमिनस के यूज जो इसमें होंगे उनकी बात करते हैं। तो इसमें एक आता है टर्म थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रस्ट क्या होगा। थ्रस्ट एंड प्रेशर, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं थ्रस्ट।
थ्रस्ट का सीधा सीधा मतलब बात करूं तो ये है नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स बात आती है किसके परपेंडिकुलर फोर्स, तो किसी भी एरिया जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने हाथ से इस बोर्ड को दबा रहा हूं, ठीक है, तो अब मैं इसको सपोज ऐसे करके टिल्ट करके दबा रहा हूं, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कंपोनेंट लेना अपन को आता है, ठीक है। एक होगा कि भाई सरफेस के पैरेलल हम दब लगा रहे हैं, एक होगा कि भाई सरफेस के परपेंडिकुलर हम यहाँ दब लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर अपन फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट, ठीक है। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले बताओ थ्रस्ट समझ में आ गया कि हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला फोर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे, और वही हमारे काम का है। कैसे अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम सेकेंड हेडिंग में समझेंगे, दैट इज प्रेशर। अब सोचो जैसा मैंने बताया आपको कि अगर मैं इस पे ऐसे इंक्लाइन में फोर्स लगा रहा हूं, दो कंपोनेंट हो गए, एक ये थ्रस्ट कहलाएगा, ठीक है, और एक ये पैरेलल वाला फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सोचो तो प्रेशर का मतलब क्या है, दबाव, किसी चीज को दबाना, ठीक है। सोच के देखो कि अगर मैं इस बोर्ड को दबाना चाहता हूं तो क्या ये वाला फोर्स दबाएगा या ये वाला फोर्स दबाएगा इसको, ठीक है। ऑब्वियसली इतना समझ में आ रहा होगा आपको कि ये वाला फोर्स इस बोर्ड को दबाव लगा रहा है, इस बोर्ड को दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये वाला फोर्स प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। ये वाला फोर्स इसके पैरेलल है, ये कैसे प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है, ये तो इधर की तरफ जाया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो प्रेशर है वो किसकी वजह से लगेगा, ओनली थ्रस्ट की वजह से, यानी परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से प्रेशर नहीं लगता, ठीक है। तो इसलिए हम प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है, ठीक है। हम इसमें फोर्स ही तो लगा रहे हैं बस, ठीक है, वो उसका एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो थ्रस्ट भी क्या है, एक फोर्स ही है, ठीक है। तो ये जो थ्रस्ट अपॉन एरिया है इसको हम फोर्स अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो फोर्स कौन सा वाला लेना है, एरिया के परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेना है, ठीक है। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया हम बोल सकते हैं। तो अब ये भी तो एक फोर्स ही है ना, तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या है, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई भाई, है ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया या एफ अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने एक नाम दिया, ठीक है, वो नाम क्या है, पास्कल, ठीक है, वो नाम क्या है, पास्कल, जिसको हम कैपिटल पी स्मॉल ए से बताते हैं, ठीक है। यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट कहलाती है। कभी कहीं पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा, कहीं पर 1 पास्कल मिल जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये कहलाती है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। इसके अलावा इसकी और भी यूनिट्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी यूनिट होती है, जैसे अपन लेते हैं, ठीक है, इसकी डिफरेंट यूनिट्स की बात करते हैं अपन। यूनिट्स यूज्ड फॉर प्रेशर, एक तो मैंने बताई पास्कल, ठीक है, एसआई यूनिट होती है इसकी, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा और होती है इसकी सीजीएस यूनिट, क्या हो जाएगी, सोच के देखो, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ, सीजीएस यूनिट, सोचो, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, न्यूटन फोर्स की यूनिट थी, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती थी, डाइन, और मीटर की क्या जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा भी इसमें हम बात करते हैं एक और यूनिट की, एटीएम। एटीएम वो वाला नहीं है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, नहीं, एटीएम मतलब है यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक
ठीक है भाई, एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगा रहा है ना, नहीं लगा रहा क्या भाई? एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है तो उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, मास होगा तो m इंटू जी यानी वेट भी होगा, ठीक है, और m इंटू जी वेट है, और वेट अपॉन एरिया, वेट क्या है? फोर्स, वेट फोर्स को बोलते हैं अपन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज नोन एज वेट, ठीक है। तो mg क्या हो गया? वेट यानी फोर्स, और फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, यानी कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो भी प्रेशर तो लगा रहे हैं, ठीक है। वो मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि केवल जमीन पर प्रेशर लगा रहे हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स दीवारों से भी टकरा रहे हैं इधर उधर, ठीक है। अब इधर उधर टकरा रहे हैं, ठीक है, तो भी वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगा रहे हैं, और फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं। तो जो एयर के मॉलिक्यूल है वो भी चारों तरफ सब जगह प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके नाम पर भी हमने एक यूनिट दी है ATM, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो ATM है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है 760 mm ऑफ Hg। अच्छा, ये नई यूनिट आ गई भाई, है, हमने तो पास्कल में पढ़ा था, ठीक है, पर ये तो नई यूनिट है, चलो पास्कल में भी बता देते हैं। तो इसकी वैल्यू पास्कल में होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो पास्कल में तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है, हाँ पास्कल क्या होता है मुझे पता है, तो 1 ATM इसके बराबर होता है। पर ये नई यूनिट क्या है? mm ऑफ Hg, ठीक है। mm ऑफ Hg का मतलब है, ठीक है, बेसिकली क्या है कि जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं ना, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मरकरी कॉलम का यूज करते हैं, ठीक है। अब वो मरकरी जो का यूज क्यों करते हैं वो सारी चीज अपन थोड़ा डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बट मरकरी का एक बेसिक चीज आइडिया मैं दे देता हूँ। मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में 13.6 टाइम ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ डेंसिटीज अपन को याद भी रखनी पड़ेगी इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होती है डेंसिटी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी तो पता है ना अपन को, मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। किसकी है ये? वाटर की। और मरकरी उससे 13.6 टाइम ज़्यादा होता है, हेवी होता है, ठीक है। तो उसकी कितनी हो जाएगी? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। खैर इस पर थोड़ा अपन बाद में आएंगे। तो जो मरकरी कितना कॉलम, कितनी हाइट ऑफ मरकरी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर सकती है। भाई हाइट के हिसाब से वेट बढ़ता जाएगा उसका, ठीक है। तो कितना वेट ऑफ द मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर सकता है, ठीक है, उसकी टर्म में भी हम बात करते हैं, ठीक है। इसे लिक्विड कॉलम की हाइट के केस में हम यूज करेंगे बाद में, ठीक है। तो mm ऑफ Hg भी एक यूनिट होती है इसकी, ठीक है। और 1 ATM किसके बराबर हो गया? 760 mm ऑफ Hg। यानी इसका सीधा सीधा मैं मतलब बताऊं तो अगर मैं एक ट्यूब के अंदर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कितना हो गया ये? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, Hg मतलब मरकरी, ठीक है। 76 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी भर दूं तो नीचे वाले बेस पर उतना ही प्रेशर लेगा जितना एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये भी एक प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। और इसके अलावा भी छोटी छोटी और यूनिट जो बहुत कम काम आती है लेकिन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक यूनिट होती है बार। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। एक और यूनिट होती है टोर। 1 टोर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। यानी ये देखा जाए तो बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है, टोर, ठीक है, क्योंकि ये 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 1 mm ऑफ Hg, यानी 760 का डिवाइड कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो 1 टोर के बराबर हो जाएगा। खैर जो अपने मेन काम में आती है वो एक तो ये वाली यूनिट काम आती है, ये अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। ATM ये हमें पता होना चाहिए, और कुछ हद तक बार भी यूज होती है। तो बार, ATM इनको तो बहुत आसानी से हम याद कर ही सकते हैं, ठीक है। 1 बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, और 1 ATM तो बहुत कम आएगा, वैसे ही याद हो जाएगा, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको भी हम कभी कभी न्यूमेरिकल पर्पज में 1.013 तो बार बार यूज नहीं करते, तो उसको लगभग 1 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी 1 बार और 1 ATM लगभग बराबर ले सकते हो आप न्यूमेरिकल पर्पज से, बट डिफरेंस है। अगर कोई स्पेशली पूछे तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़ते हैं अपन। तो
नेक्स्ट लेते हैं अपन, ठीक है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी अपने पास हो गया। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं कि भाई मैंने आपको बताया कि भाई है ना ये जो है प्रेशर, इस प्रेशर पे की यूनिट्स क्या होती है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि सपोज करो कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर जो है उसका प्रेशर सपोज करो कि 2 पास्कल प्रेशर है एट 10 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द वॉल। 2 पास्कल प्रेशर लग रहा है, मान लो जैसे एटमॉस्फेयर के प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस 10 मीटर स्क्वायर की कोई वॉल है मान लो, ठीक है, उसके ऊपर 2 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ उसी वॉल पर, उस एटमॉस्फेयर के कारण अगर मैं बोलूं कि 2 मीटर स्क्वायर की वॉल पर कितना प्रेशर लगेगा, प्रेशर ऑन 2 मीटर स्क्वायर वॉल विल बी इक्वल टू, तो क्या होगा? वापस सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर सपोज करो कि यहाँ एक दीवार है 10 मीटर स्क्वायर की, ठीक है, एक दीवार है, उस दीवार पे टोटल 2 पास्कल का एवरेज प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इस दीवार का ही 2 मीटर स्क्वायर का एक टुकड़ा लिया, तो इस 2 मीटर स्क्वायर के टुकड़े पर कितना प्रेशर लगेगा, ठीक है, सोचो। चलो अब मैं बताता हूं। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा। हमने क्या कहा कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब थ्रस्ट अपॉन एरिया का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है या कितना थ्रस्ट लग रहा है, उसको प्रेशर बोल रहा है। तो आपने स्टैंडर्ड कर दिया ना कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना प्रेशर लग रहा है। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई 10 मीटर स्क्वायर एरिया वाली वॉल पर 2 पास्कल प्रेशर लग रहा है, तो मुझे इसके एरिया से क्या लेना देना? मुझे तो ये सोचना है भाई इस दीवार के 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, वो कितना है? 2 पास्कल, यानी 2 न्यूटन। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस दीवार के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, वो है 2 न्यूटन, ठीक है। अब मेरे से पूछा कि 2 मीटर स्क्वायर वॉल पर प्रेशर कितना होगा, तो 2 मीटर स्क्वायर वॉल पर कितना प्रेशर होगा? तो ऑब्वियसली बात है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर पे ही निकालना है मुझे तो इसकी। तो 1 मीटर प्रेशर की बात कर रहे हैं, फोर्स पूछता तो अलग आ जाता, पर वो प्रेशर की बात कर रहा है, तो प्रेशर तो 1 मीटर स्क्वायर पर ही निकालना है। तो चाहे दीवार 10 मीटर स्क्वायर की हो चाहे 2 मीटर स्क्वायर की हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो यानी आप समझ रहे होंगे आप इसका आंसर क्या आ रहा होगा। तो प्रेशर विल बी सेम, यानी आपका जो आंसर होगा इसका वो कितना आएगा? 2 पास्कल, ठीक है। तो चाहे 10 मीटर स्क्वायर की दीवार हो चाहे 2 मीटर स्क्वायर की दीवार हो, प्रेशर तो वही लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर एक और अलग तरीके से भी सीखते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अपने पास प्रेशर क्या था? थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब मैंने बात की थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो जो एटमॉस्फेयर है वो 10 मीटर स्क्वायर पे, यानी जितने सोचो जितनी बड़ी दीवार होगी क्या उतने ज्यादा मॉलिक्यूल आके टकरा रहे होंगे उसके ऊपर। तो अगर मान लो 10 मीटर स्क्वायर की दीवार पर वो मॉलिक्यूल आके टकराते हैं, तो मान लो कि वो सपोज ये 2 पास्कल है, ठीक है। तो सपोज करो कि 10 मीटर स्क्वायर की दीवार पर वो 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो प्रेशर कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन अपॉन 10 मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 पास्कल, ठीक है। अब सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है कि भाई आपको प्रेशर निकालना है किस पे? 2 मीटर स्क्वायर की दीवार पे। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 10 मीटर स्क्वायर वाली दीवार पे, तो इसके 2 मीटर स्क्वायर वाली दीवार पे कम मॉलिक्यूल जाके टकराएंगे। 10 मीटर स्क्वायर पे ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर पे कम मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। और अगर कम मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्स भी कम लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लो 10 मीटर स्क्वायर पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 2 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा?
डिवाइडेड बाय 5 कर दो। तो यानी कि नई केस में अगर मैं इसको प्रेशर डैश बोल दूं, ठीक है, तो P डैश बराबर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, यानी 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 4 न्यूटन फोर्स लगेगा। 4 न्यूटन फोर्स लगेगा कितनी दीवार पर, 2 मीटर स्क्वायर की दीवार पर। तो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया का डिवाइड कर देते हैं इस पे, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, यानी अगेन 2 पास्कल। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अपन ने क्या किया कि इस केस के अंदर हमने क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे थे, तो मॉलिक्यूल 10 मीटर स्क्वायर पे जितने लग रहे थे उससे 150 लग रहे हैं 2 मीटर स्क्वायर के ऊपर। तो हमने फोर्स भी चेंज कर दिया और एरिया भी चेंज कर दिया, पर उसका रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर हुआ अपने को? इसकी जगह मैं ऐसा भी कर सकता था कि नहीं भाई मैं थ्रस्ट तो सेम रखूंगा लेकिन एरिया चेंज कर दूंगा, थ्रस्ट तो सेम रखूंगा लेकिन एरिया चेंज कर दूंगा, तो फिर बिल्कुल गड़बड़ होगी। तब तो होगी ना भाई, थ्रस्ट अपॉन एरिया है, आप थ्रस्ट तो सेम रख रहे हो, एरिया को चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि आप है ना, एक तो है कि नॉर्मल शूज पहन के खड़े हो, ठीक है, अब दूसरे केस में मान लो कि आपके शूज में स्पाइक्स है, या फिर यूँ कह सकते हो कि एक हील बना दी अंदर नीचे, या एक कील गाड़ दी उसके शूज के बॉटम पे, एक कील लगा दिया आपने, क्या अंतर आएगा? ऑब्वियसली बात है, आपका जो वेट है वो थ्रस्ट कहलाएगा, तो थ्रस्ट तो आपकी बार कांस्टेंट है, पर एरिया चेंज हो गया। पहले आपका जो शूज का सोल था वो चौड़ा था, उसकी जगह आपने नेल या कोई भी एक हील बना दी, तो उसका जो एरिया है वो छोटा हो गया। तो थ्रस्ट तो सेम है आपका वेट, लेकिन एरिया आपने रिड्यूस कर दिया, और एरिया रिड्यूस कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है पता है, प्रेशर का जो मेन काम होता है वो है पेनिट्रेशन। क्या होता है, पेनिट्रेशन, मतलब कि एक बॉडी दूसरी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाए, घुस जाए। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, यानी आसानी से बॉडी उसके अंदर घुस जाएगी दूसरी के अंदर। और जितना प्रेशर रिड्यूस होगा उतनी मुश्किल से बॉडी दूसरी बॉडी के अंदर घुस पाएगी। तो जहां हमें चाहिए कि एक बॉडी दूसरी बॉडी में आसानी से पेनिट्रेट कर जाए, जैसे नेल का एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, नेल आपको दीवार में घुसानी, तो आप उसका पॉइंटेड एंड रखते हो, तो उससे क्या होगा, एरिया छोटा हो गया, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, आप थोड़ा फोर्स लगाओगे अंदर घुस जाएगी। उसकी जगह आप फ्लैट एंड लगा के फिर फोर्स लगाओ, अंदर नहीं घुसेगी। क्यों, एरिया बड़ा हो गया, एरिया बड़ा हो गया, प्रेशर कम हो गया, फोर्स तो उतना ही लगा रहे हो आप, लेकिन प्रेशर कम हो गया, तो उस केस में आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? इसको लिख लो आप। चलो तो मिटा दें इसको। अब बात करते हैं हम प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की बात करते हैं। चलो लिक्विड कॉलम या कोई भी फ्लूइड कॉलम भी बोल सकते हो, क्योंकि अपन अभी इसके अंदर जनरली गैस की जगह फ्लूइड के लिए लिक्विड ही यूज़ कर रहे हैं, बट वो सब फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो कोई भी फ्लूइड कॉलम की वजह से या लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर निकालते हैं अपन। कॉलम मतलब वर्टिकल, ठीक है, हाइट। तो सपोज करो मैंने इसके अंदर लिया कि भाई एक मैंने कंटेनर लिया, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, ए मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया या कोई भी फ्लूइड भर दिया। अब इस फ्लूइड की डेंसिटी मैंने ली सपोज रो एल, रो एल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो रो लिक्विड, ठीक है, सेम कहानी फ्लूइड के हर पार्ट पर लगेगी, यानी गैस पर भी, सब पर,
ठीक है। तो रो लिक्विड इस डेंसिटी का फ्लूइड मैंने इसके अंदर भर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये आपका एक लिक्विड कॉलम तैयार हो गया। कॉलम मतलब वर्टिकल हाइट में आपके एक लिक्विड है। अब अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है भाई इसके बेस पर इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर कितना लगेगा। इसके बेस पर इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर कितना लगेगा, ये मुझे निकालना है। तो अपन ने क्या पढ़ा था भाई कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। बेसिक से चलेंगे एकदम। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो थ्रस्ट अपॉन एरिया में थ्रस्ट किस वजह से लगेगा, तो थ्रस्ट लगेगा यहां जो लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड का वेट जो इसके ऊपर लग रहा है बेस के ऊपर, वो इस पर थ्रस्ट लगाएगा। अब इसका वेट कितना होगा वो निकालेंगे अपन। तो पहले बात कर रहे थे थ्रस्ट कितना हुआ, mg अपॉन एरिया को मैंने a से बताया, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा कि भाई डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या बताती है, मटेरियल कितना हैवी है। देखो दो चीजें होती है, एक होती है वेट और एक होती है डेंसिटी, दोनों में अंतर होता है। वेट बताता है बॉडी कितना वेट लगा रही है, बॉडी का हैवीनेस बताती है, ठीक है। और डेंसिटी बताती है मटेरियल की हैवीनेस, कि भाई मटेरियल कितना हैवी है, ठीक है। तो डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, यानी किसी भी मटेरियल, अलग अलग मटेरियल लो, उनका यूनिट वॉल्यूम ले लो, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लो, उसका जितना मास होगा वो उसकी डेंसिटी होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर की और स्टील की, तो डेंसिटी स्टील की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके यूनिट वॉल्यूम का टुकड़ा लोगे तो स्टील यानी 1 मीटर क्यूब का टुकड़ा लोगे पानी का और 1 मीटर क्यूब का टुकड़ा लोगे स्टील का, ठीक है। तो पानी जो है वो क्या होगा, हल्का होगा स्टील के कंपेरिजन में। तो अगर मैं यूनिट वॉल्यूम की बात करूँ तो उसमें कितना मास है वो डेंसिटी कहलाता है। तो यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कुछ डेंसिटीज हमें मैंने बताया था आपको याद होनी चाहिए। रो वाटर, वाटर की डेंसिटी आती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 यानी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसी तरह से मरकरी का मैंने बताया था कि वो इससे 13.6 टाइम ज़्यादा होती है हैवी, तो यानी ये हो जाएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 13.6, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, तो यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम को मैं v से बता रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी रो इंटू वॉल्यूम इंटू g, ये मास हो गया डिवाइडेड बाई एरिया। क्लियर है अपन को? अच्छा, अब सोचो कि मान लो ये जो लिक्विड कॉलम है वो h हाइट तक भरा हुआ है, टोटल h हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है। मुझे बेस पर निकालना है, यहाँ पर भी निकालूंगा तो इससे ऊपर की हाइट ले लूंगा, यहाँ निकालना है तो इससे ऊपर की हाइट ले लूंगा। तो मान लो कि ये h हाइट तक भरा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट यानी a इंटू एच, तो रो इंटू a इंटू एच इंटू जी अपॉन एरिया, एरिया से एरिया शहीद हो जाएगा तो ये बचेगा रो जी एच। तो ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना आया, रो जी एच। कोई पूछे कि भाई प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, और कितनी हाइट तक, उसके ऊपर कितनी हाइट तक, ठीक है। जैसे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ तो मुझे इससे नीचे वाले पानी से मतलब नहीं है, इससे ऊपर कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ तक क्लियर है अपन को, ठीक है। ये प्रेशर आया है किसकी वजह से, लिक्विड कॉलम की वजह से। किसकी वजह से, लिक्विड कॉलम की वजह से। अगर मैं बोलूं कि भाई नेट प्रेशर एट द बॉटम कितना होगा, तो नेट प्रेशर की बात कर रहे हैं आप अपन,
तो नेट प्रेशर कितना होगा? तो भाई लिक्विड तो प्रेशर लगा ही रहा है, साथ में यहाँ जो एयर के मॉलिक्यूल्स है यानी एटमॉस्फेयर है वो भी प्रेशर लगा रहा होगा, वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने समझाया था मॉलिक्यूल्स टक्कर मारते हैं तो प्रेशर लगा रहे हैं। तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम एक सिंबल से बताते हैं पी नोट, पी एटमॉस्फेयर, पी एटीएम भी बोल सकते हो या पी नोट भी बोल सकते हो, यूजुअली पी नोट यूज किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पी नोट हो गया तो उस केस में यहाँ कितना प्रेशर लगेगा? तो यहाँ का जो नेट प्रेशर आएगा वो आएगा कितना? पी नोट प्लस रो जी एच। ये तो हो गया लिक्विड कॉलम का प्रेशर और साथ में पी नोट ऐड कर दिया, ये हो गया नेट प्रेशर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा चलो, तो ये तो मुझे समझ में आ गया है ना। और आगे बढ़ते हैं अपन कि भाई प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना हो गया है ना। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, आपको बताना है कि भाई what height of mercury is required to exert same pressure as that due to 20 centimeter of water। यानी कि अगर मैं 20 सेंटीमीटर का वाटर भरूं उसकी वजह से कि जितना प्रेशर लगेगा उतना प्रेशर लगाने के लिए मुझे कितनी हाइट का मरकरी भरना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको पॉज करके आप अपना ट्राई करो, ठीक है। चलो अब मैं बता रहा हूं। तो मैंने क्या कहा भाई, व्हाट हाइट ऑफ एच जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट सेम प्रेशर। तो मान लो कि एच हाइट है, एच हाइट का मरकरी चाहिए तो वो कितना प्रेशर लगाएगा? तो वो लगाएगा रो मरकरी इंटू जी इंटू एच मरकरी, यही होगा ना। ये मुझे निकालना है सेम प्रेशर, वो कितना प्रेशर लगा रहा है? इतना प्रेशर। उसका प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? सेम प्रेशर एज दैट ड्यू टू 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर पानी कितना लगाएगा? तो 20 सेंटीमीटर पानी यानी रो वाटर इंटू जी इंटू एच वाटर, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। जी से जी शहीद हो जाएगा, एच मुझे निकालना है, ठीक है। रो वाटर, ठीक है, चाहो तो सीजीएस में रखो चाहे एमकेएस में, क्योंकि दोनों यूनिट तो कटी जा रही है, ये भी उसी यूनिट में रखना और ये भी उसमें, तो वो यूनिट कटी जाएगी, तो किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो मैंने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या चलो 1000 रख देते हैं, कुछ भी रखो, ठीक है। एच जी कितना हो जाएगा? तो एच जी हो जाएगा 13.6 इंटू 1000, बात तो एक ही है ना, इंटू एच वाटर। एच वाटर कितना है? उसने बोला 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यानी कितनी हाइट ऑफ मरकरी मुझे चाहिए? 20 डिवाइडेड बाई 13.6, इतनी इंटू 10⁻², 20 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 10⁻², ठीक है। इतनी हाइट मुझे चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये क्या कितना आएगा? 1.42 के आसपास आएगा, तो यह जाएगा 1.42 इंटू 10⁻² मीटर, इतनी हाइट मुझे चाहिए। अब सोचो कि 20 सेंटीमीटर की जगह आपको केवल 1.4 सेंटीमीटर चाहिए, 20 सेंटीमीटर की जगह 1.4 सेंटीमीटर, यानी आपको डिवाइडेड बाय 13.6 इतनी कम हाइट चाहिए मरकरी के लिए। इसलिए यूजुअली जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं तो हम इसके अंदर क्या भरते हैं? मरकरी भरते हैं, और उसका प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर बैलेंस कर देते हैं। तो ये जो मरकरी भरा वो मुझे कितना भरना पड़ेगा? ठीक है, वो भरना पड़ता है 76 सेंटीमीटर। और सोच के देखो, अगर उसकी जगह पानी भरा तो कितना भरना पड़ेगा? 76 इंटू 13.6, इतना सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो वो काफी
ज़्यादा हो जाएगा अपने, ठीक है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि भाई ट्यूब एक लिमिटेड साइज़ की हो, हम इधर उधर ले जा सके, ठीक है, ताकि हम आराम से मेजर कर सके। तो उसके लिए हम वाटर की जगह क्या यूज़ करते हैं, मर्करी यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? पक्का? चलो इसको राइट डाउन कर लो। सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। तो कुछ के बारे में तो मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मान लो मुझे कई जगह पे प्रेशर को ज़्यादा चाहिए होता है, कई जगह प्रेशर रिड्यूस करना पड़ता है। तो पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग प्रेशर। इंक्रीजिंग प्रेशर के लिए क्या करेंगे, तो इंक्रीजिंग प्रेशर की कुछ जगह पे जरूरत होती है, जैसे मैंने बताया आपको सीविंग निडल और नेल, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि प्रेशर ज़्यादा हो ताकि नेल आसानी से अंदर दीवार में चली जाए, सीविंग निडल आसानी से कपड़े में चली जाए। तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो एरिया को रिड्यूस करोगे ताकि प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए आपने सीविंग निडल हो गई या आपके स्पाइक्स बनाते हैं अपन शूज़ के अंदर, ठीक है, तो उसका एरिया कम कर देते हैं ताकि प्रेशर ज़्यादा और आसानी से ग्रिप बन सके या फिर आसानी से दीवार में जा सके। तो ये सारे एग्जांपल्स है जहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। दूसरा एग्जांपल होता है जहाँ डिक्रीज करने की ज़रूरत होती है, डिक्रीजिंग प्रेशर। डिक्रीजिंग प्रेशर मतलब मुझे प्रेशर को रिड्यूस करना है। अब प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है भाई, प्रेशर को रिड्यूस करना है तो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब एरिया को क्या कर दो, बढ़ा दो, तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम करने की जरूरत कहाँ पड़ती है, ठीक है, जहां हम नहीं चाहते कि बॉडी दूसरी बॉडी में पेनिट्रेट करे, ठीक है। जैसे आर्मी के टैंक्स वगैरह होते हैं, अब उसे अलग अलग जगह पे, कहीं पर कीचड़ में चलना है, कहीं पर रेत में चलना है, ठीक है। तो अगर मान लो, और वो बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, तो वो आसानी से उसके अंदर घुस जाएंगे। अगर मान लो इतना वेट है, प्रेशर ठीक ठाक लगा, तो बार बार रेत में फंस जाएंगे, वो कीचड़ में फंस जाएंगे। तो उसमें स्टील की बेल्ट लगा देते हैं पूरे टायर पे, ठीक है। स्टील की बेल्ट लगा देते तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, आसानी से चल लेगा। आपने देखा होगा ट्रक्स वगैरह के अंदर, ठीक है, 6-6 टायर लगाते, ठीक है, 2-2 टायर पैरेलल में, फिर इधर 2 टायर, फिर ऐसे 6 टायर लगाने की जरूरत है। अच्छा एक टायर लगा दो, नहीं, क्योंकि 6 टायर लगाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, उसका नीचे एरिया, बेस एरिया बढ़ जाएगा, तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो वो सड़क को तोड़ेगा नहीं, आराम से सड़क पर चल पाएगा, ठीक है। तो इसी की तरह से जो ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं, तो ब्रेक्स का एरिया थोड़ा बड़ा करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो आप बार बार ब्रेक लगाओगे आप तो ड्रम से चिपकेगा वो ब्रेक, ठीक है। अब बार बार अगर मान लो ये नीडल लगा दो उसकी जगह, तो बार बार रिम को तोड़ देगा वो, ठीक है। तो जहाँ कुछ जगह पर हमें प्रेशर को रिड्यूस करने की जरूरत है, कहाँ पर कुछ जगह पर इंक्रीज करने की जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है अपन को, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर किस किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस किस पर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो प्रेशर किस पर डिपेंड, भाई प्रेशर डिपेंड करता है P इक्वल टू रो जी एच, अपन ने पढ़ा अभी, ठीक है। डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल जी पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि थ्रस्ट अपॉन एरिया था, ठीक है। तो यानी जिसमें एक बढ़िया एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे अगर मान लो मैं पूछूं कि भाई एक तो ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है और एक ऐसा कंटेनर है, सेम बेस पे तीनों रखे हुए हैं, ठीक है। इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, ठीक है। जैसा दिख रहा होगा आपको A3 इज ग्रेटर देन A1 इज ग्रेटर देन A2, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें मैंने सेम हाइट तक लिक्विड भर दिया, सेम हाइट तक लिक्विड भर दिया और सेम लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, वाटर भर दिया सबके अंदर, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताओ तीनों के बेस पर प्रेशर का क्या रेशो होगा, या ये कहे कि किस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा प्रेशर का। तो सीधी सी बात है, प्रेशर क्या था, रो जी एच, तीनों में रो सेम है या नहीं है,
सेम लिक्विड भरा है तो रो सेम है। जी की वैल्यू तीनों एक ही जगह पे रखे, जी की वैल्यू सेम है। एच तीनों की हाइट सेम है, ठीक है, यानी प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, सेम, यानी P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। हाँ, लेकिन अगर पूछा जाए थ्रस्ट का बताओ, थ्रस्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट होगा आपके पास प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर तो सबका सेम है लेकिन एरिया का ऑर्डर है कुछ ना कुछ, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा यानी थ्रस्ट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, तो जो एरिया का ऑर्डर होगा वही थ्रस्ट का ऑर्डर हो जाएगा, यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि F3 इज ग्रेटर देन F1 इज ग्रेटर देन F2, ये थ्रस्ट का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका शेप साइज उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर, जी पर और एच पर। क्लियर हुआ? चलो, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।